हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और ये तीसरा वीडियो है उसका। चलिए तो सीधे सवालों पे बात करते हैं हम लोग। पहला सवाल बेटा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सवाल शुरू कीजिए। सवाल पढ़िए बेटा। सवाल कह रहा है यदि √1 + x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान क्या होगा। सवाल में बेटा √1 + x/169 बराबर 14/13 हो, 14/13 हो तो x का मान क्या होगा। आपसे मान पूछा बेटा x का, इसे सॉल्व करना अगर है तो x का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, एक सामान्य सी कंडीशन बताएं। जैसे ये लिखा कि √1 + x/169 है इज इक्वल टू 14/13 है, 14/13 है। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो, बस आंसर होगा 27। ठीक है बेटा। अगला सवाल देख रहा स्क्रीन पे, दूसरा सवाल आपको दिख रहा हो, दूसरा सवाल पढ़िए बेटा। ठीक है। सवाल करा है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। ठीक है। देखिए बेटा बात कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो वहाँ थल और जल का जो अनुपात है वो बेटा 1:2 है। ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात कितना है बेटा, 1:2 है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो सवाल करा बेटा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। अब कह रहा तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। ठीक है। एकदम से आसान सवाल है। देखिए अगर थल और जल की बात करें बेटा संपूर्ण पृथ्वी पर तो 1:2 है। तो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए, हम जल्दी सॉल्व कर पाए, इस वैल्यू को बेटा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसे 100 और इसे 200 मान लेते हैं। ठीक बेटा। अब संपूर्ण पृथ्वी पर थल कितना है 100 भाग और जल कितना है 200। अगर दोनों को हम देख लेते बेटा तो दोनों को हम कह सकते हैं टोटल 300 है। टोटल कितना हो गया 300 भाग हो गया। अब अगर टोटल भाग 300 है बेटा तो आप बताओ, जब ये उत्तरी गोलार्ध है माने आधी पृथ्वी है, तो आधी पृथ्वी पे इसका मतलब तो होगा कि आधी पृथ्वी पर, यहां से देखो आप, आधी पृथ्वी पे 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ। और जब ये टोटल 300 है तो 300 में से उत्तरी गोलार्ध मतलब आधा गोला है। उस आधे गोले में ये रेशियो रहेगा बेटा कितना 150। अगर 5 बराबर 150 है तो आप कहोगे सर ये 30 गुना है, तो यहाँ से आप जब इसका 30 गुना करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 90 और इसका 30 गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना 60। ठीक बेटा। अब आप यहाँ से देखो ध्यान से इस चीज़ को, जब संपूर्ण पृथ्वी पर थल कितना है 100, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से हमने निकाल लिया, उत्तरी गोलार्ध में थल कितना है 60। अगर 100 में से 60 भाग उत्तरी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना है 40 भाग बेटा। ठीक है। इसी तरह से देखो जब जल संपूर्ण पृथ्वी पर 200 है और उत्तरी गोलार्ध में यह 90 है, अगर 200 में से 90 उत्तरी गोलार्ध में है तो दूसरे दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा बेटा 110, 200 में से 90। ठीक है। अगर इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात हो जाएगा बेटा कितना 4:11। बस कुछ नहीं है। आप चाहो तो अगर लगाओगे जैसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एकदम से आसान सा तरीका है। ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ में। चलिए बात करते हैं तीसरे सवाल की। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा बेटा, तीसरा सवाल पढ़िए, उसके बाद आगे बात करते हैं। और ये जो तीसरा सवाल है वो पार्टनरशिप पे आधारित है सवाल। तो तीसरे सवाल की हम लोग बात करते हैं बेटा। देखो कह रहा है 3 मित्र ABC मिलकर क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है। 2 वर्षों के उपरांत प्राप्त 1,64,000 रुपये के लाभांश में सी का लाभ कितना है। ठीक है। 3 मित्र हैं ABC,
ABC, ये 3 मित्र हैं बेटा, ये अलग अलग, A ने लगाए 45,000 रुपये, B ने लगाए हैं 70,000 रुपये और C ने लगाए हैं 90,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये तो इनकी पूंजी है जो इन्होंने निवेश की है। पूंजी के बाद इनका व्यापार कितने समय तक चला, तो व्यापार में कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के उपरांत लाभ होता है। इसका मतलब व्यापार 2 वर्ष चला है, 2 साल तक धंधे में रहे ये दोनों, ठीक है, तीनों लोग। तो अगर समय, सबका पैसा जो इन्वेस्ट किया उन्होंने वो 2-2 साल रहा, तो समय तो सेम है, तो समय से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। होता यह है बेटा कि आप किसी भी व्यापार को शुरू करेंगे ना, तो जिसके अनुसार, जिस रेट पर, जिस हिस्सेदारी के अनुसार आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपने पूंजी लगाई है, उसी के अनुसार आपको लाभांश दिया जाएगा। ठीक है, माने आपको ध्यान रखना है कि लाभांश हमेशा पूंजी के अनुपात में ही मिलता है। तो अगर इनका हम अनुपात देखें बेटा, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया आपने बेटा, यहाँ आप 5 से काट सकते हैं, 5 में 45, 5 से काट दो बेटा, ये हो जाएगा 14, 5 से काट दो बेटा, ये हो गया 18। मतलब इन तीनों ने जो पूंजी लगाई है वो 9:14:18 के अनुपात में लगाई है। जिस रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाई है, लाभांश भी जो है वो हमेशा इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप देख लेते टोटल, अगर ए ने 9 लगाए हैं तो 9 रुपये मिलेंगे, इसने 14 लगाए 14 मिलेंगे, इसने सी ने 18 लगाए 18 मिलेंगे। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं बेटा, तो 18 और 14 हो गए 32 और 9 हो गए 41, माने टोटल जो रुपए बना है वो 41 अनुपात के हैं बेटा, 41 यूनिट कह दें। ठीक है, टोटल हिस्सेदारी जो है वो 41 यूनिट है, टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ 41। जिस हिसाब से आपने रुपए लगाए हैं, आपको लाभांश भी उसी तरह से मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने 41 अगर लाभ है तो उसमें 18 सी के होंगे, 14 बी के होंगे और 9 ए के होंगे। तो यहाँ से अब आपको लाभांश दिया था इसने 1,64,000 रुपये बेटा, 1,64,000 रुपये लाभांश है। अब अगर 41 का 1,64,000 आप कर रहे होंगे तो बेटा कितने गुना हो गया ये, तो ये हो गया बेटा 4,000 गुना, 4 1 4 4 चौको 16 बेटा, 4,000 गुना हो गया। तो लाभ 4,000 गुना है। तो अब जिसका भी पूछा जाए, आपसे पूछा है तो सी का लाभांश कितना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, सी का हिस्सेदारी देखिए यहाँ से 18 यूनिट है और ये 4,000 गुना करना आपको। तो इसका मतलब 18 चौको 72,000 रुपये, सी को जो लाभ मिल रहा है वो 72,000 रुपये है। बस आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, और हम आप कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, इस तरह का कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर इस पे वीडियो बना दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, इस सेशन का 4th सवाल है। ठीक है, 4था सवाल देखिए, सवाल पढ़िए बेटा, उसके बाद हम आपको सवाल बताते हैं। देखो सवाल कह रहा है बेटा, शिवाजी 4 रुपये में 7 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, तथा 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। यदि वह 50 रुपये का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितनी वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए, मतलब कितनी वस्तुएं खरीदे और बेचे ताकि उसे 50 रुपये का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए एक तरफ तो हम करते हैं बेटा, हमने धनराशि लिख दी, रुपए लिख दिए, मतलब कैसे इसने वस्तुएं लाया किस दर से है, तो खरीदने की बात करते हैं और एक बार बेचने की कंडीशन की बात करते हैं, बेचने की दर की बात करते हैं। ठीक है, इजी, एकदम से आसानी से समझ जाओगे आप। जैसे इसने क्या किया बेटा, जब खरीदने की बात आई तो इसने खरीदा कैसे है, 4 रुपये में 7 वस्तु, 4 रुपये में 7 वस्तु खरीद कर लाया। ठीक है, और बेचने की बात आई तो इसने 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से इन्हें बेच दिया। कैसे बेचा बेटा, 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो बताइए अगर 50 रुपये का लाभ प्राप्त करना हो तो इसे कितनी वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। अब आप आसान है बेटा, ध्यान से देखिए, ये जब खरीदने की बात आई तो ये 4 रुपये में 7 वस्तु खरीद कर लाया, और जब बेचने का कंडीशन है, जब इसने बेचा तो 3 रुपये में 4 वस्तु बेची। तो एक तो ये रुपए बदल रहे हैं और वस्तुएं भी चेंज हो रही हैं। लाया 7, मान लीजिए 7 वस्तु 4 की रेट से लाया है और 4 वस्तु 3 के हिसाब से बेच दिया। तो ये बात मतलब वस्तुएं लाया कुछ 7 है, बेचा 4, तो ये वस्तु, एक काम करते हैं, अगर हम ये वस्तुएं सेम कर लेते हैं हम, तो अगर वस्तुएं सेम करोगे बेटा तो ऊपर 4 का गुणा कर दो, नीचे 7 का गुणा कर दो बेटा। तो जब आपने वहाँ 4 का गुणा किया तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देते हैं और यहाँ 7 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा ये कितनी हो गई, 28 वस्तु, 28 वस्तु 4 चौको 16,
28 वस्तु 16 रुपए की लाया, सपोज दैट अगर 4 रुपए में 7 वस्तु लाता है तो 16 रुपए में 28 वस्तु लाएगा, ठीक है। और यही वस्तुएं बेचने की बात आई तो 28 वस्तु 21 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी? 21 रुपए की। फिर से इस बात को समझिए, 16 रुपए में आप 28 वस्तु लेकर आए और 21 रुपए में 28 वस्तु बेच दी। आप लाए 28, बेची 28। 28 लाए कितने की थे? 16 की, और 28 बेची कितने में है? 21 में। इसका मतलब आपको 16 की वस्तु 21 में बेच गई, तो आपको प्रॉफिट हो गया है, आपको लाभ हो गया बेटा 5 रुपए का। 5 रुपए का लाभ हो जाता है अगर आप 28 वस्तुएं लाएं और 28 बेच दें। 28 वस्तुओं के व्यापार पर, 28 वस्तु के व्यापार पर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। सवाल में प्रॉफिट 50 रुपए का करना है आपको। आप 5 का प्रॉफिट करते हैं बेटा, तो आप 28 वस्तुएं बेच रहे हैं, आपको 50 का प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट आपका 10 गुना हो गया है, तो आपको अपना व्यापार भी 10 गुना कर देना चाहिए। आपको अपना व्यापार 10 गुना कर देना चाहिए। इसका मतलब आपको व्यापार करना चाहिए कितनी वस्तुओं पर बेटा? 280 वस्तुओं पर। 280 वस्तुएं लाओ और बेच दो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपए का। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर हो गया 280। ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं इसके नेक्स्ट अगले सवाल की। 5वां सवाल देखिए बेटा, सवाल पढ़िए। कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध दूध है। एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक बेटा। इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। मतलब 6 लीटर दूध निकाले और उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाए। कितनी बार दोहराई जाए? 2 बार दोहराई जाए। तो अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अंत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है बेटा, देखें अगर हम बात करें प्रारंभ में शुद्ध दूध, बेटा बात करें अगर शुद्ध दूध की, तो पता है शुद्ध दूध कितना था? 60 लीटर, ठीक है। और उसके बाद बात करें बेटा निकालना है, तो कितना निकाला गया? 6 लीटर बेटा। अगर हम इस बात को ऐसे लिखें कि टोटल शुद्ध दूध जो है बेटा वो 60 लीटर है और इसमें से निकाला गया कितना? 6। तो कितना निकाला गया बेटा? 60 में से 6 निकाला गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेटा इस मिश्रण से मिश्रण का कौन सा भाग निकाला जा रहा है? तो आप कह सकते हैं 1/10 भाग निकाला गया। कितना निकाला गया बेटा? 1/10 भाग निकाला गया। आप अगर इससे 6 लीटर निकालकर बार बार कर रहे होंगे तो बड़ा समय खराब कर रहे होंगे बेटा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको। आप इस मिश्रण से कौन सा भाग निकाले हैं? 1/10, 10 में से 1 भाग निकाल रहे हैं। मान लेते हैं बेटा कि यहाँ हमने लिखा शुद्ध दूध, ठीक है, शुद्ध दूध। अगर शुद्ध दूध की बात करें बेटा और ये लिख देते हैं हम शेष दूध, खुद से समझ जाओगे, बिल्कुल आसान है। आपने शुद्ध दूध 60 था, निकाला 6 लीटर है ना। 60 में से 6 लीटर निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप 1/10 निकाल लें, 10 में से 1 भाग निकाल लें। अगर आपने 10 में से 1 भाग निकाल दिया, मान लीजिए बेटा शुद्ध दूध 10 लीटर था, आपने 1 भाग निकाल दिया, 1 निकाल दिया तो कितना बचेगा? 9। 10 में से 1 निकाल दिया, शेष दूध बचा कितना बेटा? शेष दूध बचा 9, ठीक है। ये प्रोसेस कितनी बार करनी है? तो सवाल करा तो ये प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी। कितनी बार दोहरानी है? 2 बार दोहरानी है। तो चलिए 2 बार दोहरा देते हैं। एक बार 10 में से 1 लीटर निकल गया, 9 बचा। दोबारा से फिर मान लीजिए मिश्रण शुद्ध दूध 10 था, उसमें से 1 निकल गया, अब कितना बचा शेष दूध? 9 बचा। तो इसका मतलब देखो बेटा टोटल प्रारंभ में टोटल मात्रा कितनी थी? 100, और बची कितनी है? 81, ठीक है ना। दूध था 100, बचा 81, ठीक। और ऐसा तो नहीं है कि मिश्रण मिलाया नहीं गया, उसने कहा कि 6 लीटर निकालो पानी मिलाओ, 6 लीटर निकालो पानी मिलाओ। इसका मतलब अगर 100 लीटर था तो मिश्रण तो 100 ही रहा होगा, लेकिन उस 100 में दूध कितना है? 81। अगर दूध 81 है तो इसमें बताओ कितना पानी डाला गया हो बेटा? 19। भाई टोटल 700, अब बचा कितना? 81। अगर 81 बचा बेटा तो फिर कितना पानी? 19। तो अंत में बने मिश्रण में सवाल पूछ रहा है, अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो आप कह देंगे सर ये होगा 81/19, ठीक है। आ गया होगा समझ में बेटा।
अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे बेटा, तभी तो आप समझ सकते हैं आपको कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा कोई दूसरा वीडियो बनाए उसमें फिर इस सवाल को रिपीट कर देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए, इसका 6वां सवाल। ठीक है, सवाल पढ़िए बेटा। देखिए सवाल कह रहा है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसे कितना समय लगता? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मान लीजिए व्यक्ति की सामान्य चाल की बात करें और एक नई चाल लिख देते हैं जिस चाल से वो चल रहा है। सवाल कह रहा है बेटा अपनी सामान्य गति की 2/3, मतलब ये कि अगर उसकी सामान्य गति 3 है तो कोई व्यक्ति चलता है 2 की चाल से। ठीक है ना, सामान्य चाल 3 है तो व्यक्ति चल रहा है किस चाल से? 2 की चाल से। तो अपने विद्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसे कितना समय लगता? तो देखो बेटा, अभी उसकी सामान्य चाल 3 है और नई चाल कितनी है? 2 है। अगर चाल सामान्य 3 है और नई चाल 2 है तो फिर जो टाइम होगा ना बेटा, समय के रेशियो की बात करें तो समय का रेशियो जो होता है वो चाल के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है, माने व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ अगर समय 3 लगेगा बेटा तो यहाँ समय क्या लगे, यहाँ समय अगर 2 लगेगा तो यहाँ समय 3 लगेगा। अगर ये 3 की चाल से 2 मिनट में पहुँचता है, 2 घंटे में पहुँचता है, तो ये 2 की चाल से 3 घंटे में पहुँचेगा। समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, माने चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर ये अपनी सामान्य चाल से चलता मान लो तो इसे लगते, मान लीजिए कि 2 मिनट 2 घंटे कुछ भी, और वैसे कितने लग रहे हैं? 3। ठीक है ना, तो कितना विलंब हुआ? तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि विलंब है सर इसे 1 इकाई समय, 1 अनुपात कह दो, 1 यूनिट कह दो बेटा। ठीक है, इसे 1 यूनिट विलंब हो जाता है अगर वो अपनी सामान्य चाल की 2/3 चल रहा है तो। सवाल में विलंब कितना है, देरी कितनी होती है बेटा? तो 20 मिनट। कितनी देरी होती है? सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है 20 मिनट देर होते, तो इसका मतलब 1 इकाई का मान 20 मिनट है। अगर 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है तो इसकी सामान्य चाल से लगा समय कितना है बेटा? 2 यूनिट, 2 अनुपात। जब 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर बेटा 2 बराबर 40 मिनट होगा। कितना होगा? 40 मिनट होगा बेटा। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं 7वां सवाल। देखिए ध्यान से बेटा, सवाल पढ़िए और जहां आपको समझ में आए। एक्चुअली मैथ क्या है बेटा, आप जब बार बार सवाल पढ़ रहे होंगे तब समझ में आता है। अगर आप एक बार में बिना रुके, बिना किसी फुल स्टॉप, बिना कॉमा ऐसे ही लगे होंगे धनाधन, है ना भाई, तब सवाल समझ में नहीं आता। सवाल समझ में आया आपको धीमे से, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, पहले लैंग्वेज को, भाषा को ठीक से समझते हैं तब। अगर भाषा ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए बेटा, अगला सवाल 7वां पढ़िए सवाल बेटा। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 33 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उनकी कार्य क्षमता 14:11 के अनुपात में है। किस अनुपात में बेटा? 14:11 के अनुपात में है। एक महिला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगी? ठीक है, देखिए बेटा, कुछ नहीं, पहले तो एक पुरुष है और एक महिला है। ठीक है, इनकी इफिशिएंसी, इनकी क्षमता बेटा, इनकी कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता बेटा आपको दी गई है। कितनी है कार्य क्षमता इनकी? 14:11। ठीक बेटा, माने अगर कोई पुरुष 1 इकाई समय में 14 भाग काम करेगा तो एक महिला 1 इकाई समय में 11 भाग काम करेगी। ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है ना। अब इन दोनों, सवाल करा एक पुरुष और एक महिला, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल किसी कैसा भी सवाल हो आप इसी मेथड से आराम से करते रहते बेटा। कह रहा है एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला, एक महिला। अगर एक पुरुष और एक महिला दोनों करते हैं ना ये, तो काम में लगते हैं 33 दिन। कितने दिन लगते हैं बेटा? 33 दिन। यही काम जो एक पुरुष एक महिला ने 33 दिन में किया है, यही काम एक महिला से करवा दो, बताइए कितने दिन लगे। यही पूछा आपसे, कुछ नहीं करना, बस लिख दिया, सवाल हो गया। ध्यान से देखो बेटा, जहाँ पे m लिखा हुआ m की क्षमता लिख दो, जहाँ पे w लिखा हुआ w की क्षमता लिख दो, महिला की क्षमता लिख दो बेटा। तो 1 गुणा m की जगह पे 14 प्लस 1 गुणा
W की जगह पे 11, कोष्टक लगा दिया बेटा, और ये हो गया 33, 1 गुणा यहाँ हो गया 11 बेटा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, देखो 14 एकन 14 हो गया, 11 एकन 11, तो 11 और 14 जोड़ दो बेटा, 11 14 जोड़ो कितना होगा बेटा 25, और यहाँ हो गया कितना 33, और बटे नीचे कितना है 11, 11 से 33 कैंसिल करो बेटा, कितना हुआ 3, 25 दिया 75, तो आंसर हो जाएगा बेटा 75 डेज, 75 दिन आंसर। एक महिला उसे कितने दिन में पूरा करेगी, 75 दिन में। आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट देखो 8वां सवाल, ठीक है बेटा, पढ़ना शुरू कीजिए। 8वां सवाल कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है तथा चौड़ाई 6 मीटर है। एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर तथा 6 मीटर है। इसके फर्श पर 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाई गई है, उस कालीन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कितनी लंबी कालीन बिछाई जाएगी। सपोज दैट बेटा ये कोई कमरा है, ठीक है, ये कोई कमरा है, तो आपको पता है कि इस कमरे की लंबाई 8 मीटर है, लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, 8 और 6 है। ठीक बेटा, अब इस कमरे, ये जो कमरा है ना, लंबाई चौड़ाई 8 और 6 है, इसके फर्श पर ये जो इसका फर्श है, इस पे कालीन बिछाई जानी है। तो कालीन बिछाई जाएगी, इसका मतलब आयताकार कमरे के फर्श पर, माने आयताकार कमरे के क्षेत्रफल पर कालीन बिछाई जाएगी। तो अगर आयताकार कमरा है तो क्षेत्रफल आप समझते हैं बेटा L/B, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ आपने गुणा कर दिया लंबाई गुणा चौड़ाई का। अच्छा आप एक बात बताइए, आप समझ रहे हो बेटा कि ये अगर कालीन बिछाना है तो कालीन को इसी क्षेत्रफल पर तो बिछाएंगे, इस एरिया पर, तो इसका मतलब जितना क्षेत्रफल कमरे का होगा उतना ही तो क्षेत्रफल होगा इस पे, इस कालीन का जो है बिछाई जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कमरे के क्षेत्रफल के बराबर ही कालीन का क्षेत्रफल लिख देना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब कालीन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कालीन की लंबाई और कालीन की चौड़ाई। ठीक है, बस जितना क्षेत्रफल कमरे का होगा उतना ही क्षेत्रफल तो कालीन का होगा, क्योंकि कालीन कहाँ बिछाई जानी, कमरे के क्षेत्रफल पे, इस फर्श पे, तो इसका मतलब इस फर्श पे ये कमरे का क्षेत्रफल है, तो यही तो कालीन बिछाई जाएगी, तो कालीन भी उतने ही क्षेत्रफल वाली होगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कमरे की हो गई और लंबाई गुणा चौड़ाई कालीन हो गई, दोनों क्षेत्रफल बेटा सेम होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, दशमलव हटा देते बेटा, अगर आप दशमलव हटा देते हैं तो एक 0 बढ़ा दो यहाँ पे, बस कैंसिल करो, 16 एकम 16 का, 16 पंचे 80 होगा, 6 पंचे 30 हो गया बेटा। आप कह सकते हैं इसकी L बराबर, लंबाई बराबर 30 मीटर हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, अगला देखो बेटा 11वां सवाल देखिए और कुछ पढ़िए सवाल को और करिए। ठीक है, अगर सवाल आपको समझ में आएगा तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में बेटा। ठीक है, देखो एक पाइप किसी हौज को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर हौज को 15 मिनट में भरते हों तो तेज भरने वाला नल इसे कितने समय में भर देता है। ठीक है, या तेज भरने वाला पाइप इसे कितने समय में भर देता है। चलिए दोनों लिख देते हैं बेटा। देखो एक तेज भरने वाला, एक तेज पाइप है, ठीक बेटा, और एक धीमा पाइप है, एक धीमा पाइप है। ठीक है, अब तेज वाला पाइप क्या कर रहा है, तेज वाला पाइप धीमे वाले पाइप से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, माने ये इनकी कार्य क्षमता हो गई बेटा, कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता अगर 1 है तो ये 3 गुना तेजी से काम करता है। सवाल कह रहा है ये 3 गुना तेजी से काम करता है बेटा। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 1 तो इसकी 3, ये 3 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का मतलब होता है बेटा किसी के द्वारा एक इकाई समय में, एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य होता है। तो अगर एक इकाई समय का ये कार्य लिखा 3:1 बेटा, तो इसका मतलब ये कि अगर ये 1 मिनट में या 1 घंटे में एक इकाई समय में ये 3 पत्थर फेंकता है या 3 लीटर भरता है, तो फिर ये 1 भाग भरता है। अगर दोनों मिलकर भरेंगे ना एक इकाई समय में, तो दोनों मिलकर बेटा 4 भाग भर देंगे। कितना भर देंगे, 4 भाग। और दोनों ने उस हौज को कितने समय भर दिया, तो दोनों भरते हैं बोले 15 मिनट में। दोनों कितने समय भरते हैं, 15 मिनट में। अगर दोनों मिलकर एक इकाई समय माने 1 मिनट में 4 भाग भरते हैं, तो 15 मिनट में कितना भरेंगे, तो यहाँ से टोटल काम आ गया। अब सवाल करा यही काम जो है इसे तेज भरने वाले पाइप से
भरना है, तो अगर जो तेज पाइप भर रहा है ना उससे भाग कर देते बेटा। तेज वाले की क्षमता 3 है तो कितना समय लगेगा, देखो बेटा 3 पंचे 15, 5 चौको 20 मिनट लगेंगे, आंसर हो गया। तेज भरने वाला जो पाइप है वो इसे 20 मिनट भर देगा, क्योंकि दोनों भरते हैं 15 में, दोनों की क्षमता 4, दोनों 15 में भरते हैं, 3 से भाग कर दो, बस बात खत्म होगी। तेज वाला इसे 20 मिनट भर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछा धीमे वाला कितने समय में, तो देखो बेटा 4, दोनों मिलके 15 समय लेते हैं, बटे यहाँ से 1 से भाग कर देते तो ये आ जाएगा बेटा 60 मिनट। अगर धीमे वाले की बात आती तो 60 मिनट लगता, ठीक है। आगे समझ में। चलिए देखिए बेटा स्क्रीन पर आपको इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है बेटा 10वां, ठीक है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है, परंतु 9 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। 9 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। सवाल कह रहा बेटा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये बताओ बेटा, हम आपसे ये कहें एक ऐसी संख्या बताओ जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, इन चारों से पूर्णतः विभक्त हो जाए, आप एक ऐसी संख्या बताओ। तो आपको पता है इन चारों से पूर्णतः विभक्त होने वाली जो संख्या होती है वो हमेशा इनका एलसीएम होता है, माने लासा होती, ठीक है। तो आप इनका बेटा एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आप काटना शुरू करें बेटा 2 से विभक्त कर दो इन्हें, 2 से 5 नहीं कटेंगे, छोड़िए, 2 से 2 तिया 6, 2 से 7 नहीं कटेंगे, छोड़िए, और 2 से 2 चौको 8, ये हो गया बेटा। अब और देखो कट जाएंगे कोई, ये तीनों में कुछ भी कॉमन है, तो बस इतना ही छोड़ दो, आप समझ गए। बस ये और ये तीनों चारों संख्या जो यही इनका एलसीएम है। तो यहाँ से बेटा हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया, लासा आ जाएगा 2 × 5 × 3 × 7 × 4, गुणा कर दो बेटा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 3 सत्ते 21, चौको 84, 840 हो गया बेटा। कितना हो गया, 840 इनका एलसीएम हो गया। लासा जिन संख्याओं का होता है उनसे हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है, तो ये 840 5 से पूर्णतः विभक्त होगा, 6 से पूर्णतः विभक्त होगा, 7 से पूर्णतः विभक्त होगा, 8 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। लेकिन सवाल करा इनसे भाग दे तो 3 बच जाए, तो एक काम कर सकते हैं आप इसमें 3 ऐड कर सकते हैं, तो आप कह दोगे सर ये हो जाएगा 843, ठीक है। तो यहाँ 5 से भाग देंगे आप 3 बच जाएगा, 6 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, 7 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, 8 से भाग देंगे 3 बच जाएगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि 9 से भाग देने पर शेषफल 0 हो, तो अब आप यहाँ 9 से भाग दोगे बेटा, 9 ने 81, 3 बचेंगे, 33 हो गए, 9 तिया 27 और 6 33 होते बेटा, शेष बच जाएंगे यहाँ 9 से, तो ये कटा नहीं पूरा। इसका मतलब अभी ये आंसर अगर आप बता रहे हैं तो ये बेटा गलत है, ये सही नहीं होगा। तो अब आप ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है बेटा, देखो आपने जो लासा निकाला ना, इस लासा को जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त करना है उससे भाग दे दो, माने 9 से भाग दे दो, ठीक है। आप भाग देंगे, 9 ने 81 हो गया बेटा, कितने बचे 3, ये 30 हो गए, 9 तिया 27 हो गए बेटा, कितने बचे 3। इसके बाद क्या करो आप, जो शेष बचे, अब तो कोई संख्या है ना 3 शेष बच गए, इस 3 में किसी भी संख्या से, और वो भी न्यूनतम हो, माने जैसे 1 से करके देख लो, फिर 2 से 3 से, ऐसे एक ऐसी संख्या से गुणा करो 3 में जो शेष है ना उसमें गुणा करो किसी भी संख्या से, और प्लस कितना शेष बोला है बेटा, तो सवाल करा 3 शेष बचे, तो 3 और ऐड कर दो। तो इस शेष 3 में किसी भी संख्या से गुणा करें, प्लस 3 ऐड कर दें, एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 9 से पूरी कट जाए। तो यहाँ आप गुणा, जैसे बेटा 1 का कर रहे हैं आप 1, तो 3 1 3 हो गया, और 3 6 होगा, ये 9 से कटेगा नहीं तो इसे छोड़ो। अब आप 2 से करके देख लो बेटा, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने होंगे बेटा 9, अगर ये 9 हो गए तो 9 से कट जाएंगे पूरे। अगर ये 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएंगे तो फिर ठीक है, बस इतना केवल आपको जानना है। तो इसका मतलब आपने यहाँ 2 से गुणा किया और 3 प्लस किए, बस यही काम आपको करना है बेटा।
लासा के साथ में 2 से गुणा कर दो और 3 प्लस कर दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 840 का 2 से गुणा करोगे 1680 हो गया, प्लस 3 ऐड करोगे बेटा ये हो जाएगा 1683। कितना हो जाएगा बेटा 1683, यही आपका आंसर है 1683। 1683 में अगर इनसे आप भाग करेंगे तो 3 बच जाएंगे, और अगर 9 से भाग करेंगे तो पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आज इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।